नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्कूल व्याख्याता के लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे फरवरी महीने की, और इसमें हमारे जो पार्ट 3 है, कौन सा पार्ट 3 जो है चल रहा है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने देख लिया। सेकंड में लास्ट में थोड़ा लाइट की वजह से दिक्कत हुई, इसलिए पार्ट 3 ला रहा हूं मैं। और इसके बाद एक पार्ट और आएगा, कौन सा, पार्ट 4। और उसी के साथ हमारी फरवरी महीने की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम जो है जनवरी की करंट अफेयर्स को करेंगे। ठीक है, तो हम अब कंटिन्यूअसली करते हैं क्लास को। कहाँ पे चल रहे थे हम? अपशिष्ट पुनर्चक्रण में। जो पिछली क्लास थी उसमें हम अपशिष्ट पुनर्चक्रण में चल रहे थे। ये रहा यहाँ पे। तो अपशिष्ट पुनर्चक्रण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना और जलवायु परिवर्तन। अपशिष्ट क्या होता है और पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण ये काट लेना। पुनर्चक्रण किसको बोलते हैं बताओ मेरे को? रिसाइकिल को। पुनर्चक्रण किसको बोलते हैं? रिसाइकिल को। अब देखो, अपन जब सबसे पहले तो ये हमारे सिलेबस से कहाँ से लिंक होता है। पहली चीज हमेशा जो है हम थोड़ा सा इस पे भी फोकस करते हैं कि हमारे सिलेबस से कहाँ से लिंक हो रहा है। तो हमारे सिलेबस में टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन। कौन सा टॉपिक है? हेल्थ एंड हाइजीन। हाइजीन मतलब स्वच्छता, और किसी भी अपशिष्ट का जो है मतलब निपटान करना। किसका निपटान करना? अपशिष्ट का निपटान करना जो है किसमें आएगा बताओ मेरे को? हाइजीन में आएगा। किसमें आएगा? हाइजीन में। और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025। भाई मैंने पहले कहा, इस तरीके के आयोजन कहाँ पे होते हैं? नई दिल्ली में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? नई दिल्ली में इस तरीके के आयोजन होते हैं। कौन कराएगा? तो भाई जलवायु जो पुनर्चक्रण विभाग वगैरह है, इस टाइप का दिखते ही वो जो है इस तरीके के आयोजन को क्या करता है? करवाता है। अब देखो, एक मिनट, बैकग्राउंड कलर में कौन से में चलता था अपने, ठीक है। अब देखो, अब कुछ जो मार्च की करंट है ना, जो अभी चल रहा है, उसकी देखो मार्च में। ये थोड़ा सा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये थोड़ा इंपोर्टेंस है अपशिष्ट निपटान से। किससे? थोड़ा अपशिष्ट निपटान वगैरह से जो है अपशिष्ट निपटान का मतलब क्या हो गया? हाइजीन। हाइजीन हमारे किस में है? सिलेबस में। हाइजीन हमारे किस में है? सिलेबस में। तो देखो इसमें क्या है, अभी जयपुर में, किसमें? जयपुर में। जयपुर डिक्लेरेशन हुई है, इससे संबंधित एक शब्द यूज में लिया जाता है, सर्कुलर इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर, सर्कुलर देखो ये इस तरीके से, मतलब ये सर्कुलर यानी रिसाइकिल होना, चीजों का क्या होना? रिसाइकिल। रिसाइकिल जानते हो? कोई भी मतलब हमने जैसे प्लास्टिक वगैरह यूज किया, उसको पुनर्चक्रण मतलब उसको फिर से यूज में लेना, तो ये रिसाइकिल है। ऐसे ही इस तरीके के बहुत सारी चीजों का यूज कम करना। यूज कम करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिड्यूस। क्या बोलते हैं? रिड्यूस। तो एक तो हो गया रिसाइकिल, दूसरा हो गया रिड्यूस, और एक क्या हो जाएगा? रीयूज। फिर से क्या करना? यूज करना, पदार्थों का फिर से यूज करना। कितने आर हुए बताओ मेरे को? 3 आर। कितने आर हुए? 3 आर। ये हमारे साइंस के सिलेबस से भी इंटरलिंक होता है। जो साइंस के पीछे वाले टॉपिक दिए हुए हैं ना, उसमें जो है एनसीईआरटी में 5 आर दिए हुए हैं। अभी जो सम्मेलन वगैरह हुआ है उसमें 3 आर पे फोकस है। होता है तो और भी आर जुड़ते जाते हैं ना। तो पिछली बार लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया कि कौन सा आर नहीं है। तो रिसाइकिल, रिसाइकिल यानी पुनश्चक्रण, रिड्यूस करना और रीयूज करना, फिर से यूज करना। रिड्यूस करना मतलब कम करना यूज, और रिसाइकिल यानी पुनश्चक्रण। अब देखो ये C3 पर फोकस है। इनका किस पे फोकस है? C3 पर। जयपुर डिक्लेरेशन जो हुआ ना, उसमें एक्शन प्लान बनाया है। देखो कितनी बड़ी बात है कि जयपुर में बनाया है। 2025 से लेके 2034 का मतलब 9 वर्षीय एक एक्शन प्लान बना है। किससे रिलेटेड? सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? सर्कुलर इकोनॉमी। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है बताओ मेरे को? सर्कुलर इकोनॉमी यही अपशिष्ट निपटान वगैरह, जिसमें क्या आ जाएगा? 3 आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आर। हमारे जो मंत्री मनोहर खट्टर, जो पहले हरियाणा के सीएम थे, वो आए थे इसमें सम्मेलन में, जयपुर में हुआ अभी मार्च में। और क्या कह के गए? देखो C3 पहल लॉन्च की है।
कौन सी पहल लॉन्च की है, इनिशिएटिव C3। 3R तो समझ में आ रहा है आपको, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। वापस लिखू क्या, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, क्या, रिसाइकिल। C3 पहल लॉन्च की है। कौन सी पहल लॉन्च की है, C3। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, पूछेगा। सिटीज कोएलिशन। कोएलिशन किसको बोलते हैं, गठबंधन को। कोएलिशन गवर्नमेंट होती है ना, तो सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलर इकोनॉमी या सर्कुलरिटी। सर्कुलरिटी जानते हो, मतलब इस तरीके का अपशिष्ट निपटान वगैरह उससे संबंधित। यानी एक राज्य जो कोई अच्छा काम कर रहा हो, कोई एक राज्य जो, जैसे हरियाणा मान लो, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, अच्छा काम कर रहा है, तो वो राजस्थान को प्रेरित करेगा, गठबंधन बनेगा। क्या बनेगा, सिटीज का, शहरों का गठबंधन बनेगा। किसके लिए, सर्कुलरिटी के लिए। सर्कुलरिटी मतलब अपशिष्ट निपटान के लिए। किसके लिए, अपशिष्ट निपटान। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, 3R ध्यान रखना है। 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ठीक है, अपशिष्ट निपटान से संबंध। 3C याद रखना है, सिटीज कोएलिशन। कोएलिशन मतलब गठबंधन शहरों का, सर्कुलरिटी के लिए, अपशिष्ट निपटान के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और एक याद रखना है 3P, क्या, 3P, उसमें प्रो प्लेनेट पीपल। प्रो प्लेनेट, क्या, प्रो प्लेनेट पीपल। देखो मोदी जी ने G20 जो सम्मेलन हुआ था ना हमारा, इंडिया में हुआ था पिछली बार वाला, तो उसमें जो है, जो भी लोग इस तरीके के मतलब अपशिष्ट निपटान वगैरह इसमें इंटरेस्टेड, तो उनको संज्ञा दी है, एक जीवन शैली में अपनाना है। एक पहल चल रही है हमारे, लाइफ। कौन सी पहल है, लाइफ। लाइफ का मतलब एनवायरमेंट के लिए जीना। पूछ लेगा उठा करके, लाइफ की संबंधित है एक तरीके से एनवायरमेंट के लिए जीवन शैली। हमारी जीवन शैली ऐसी हो जाए एनवायरमेंट के लिए। और जिस व्यक्ति की ऐसी जीवन शैली हो गई, उसको फिर कहेंगे वो प्रो प्लेनेट पीपल है। उसको किसकी संज्ञा दी जाएगी, प्रो प्लेनेट पीपल की जो है संज्ञा दी जाएगी। तो देखो हमारा अपशिष्ट निपटान वगैरह में, जलवायु परिवर्तन में किस तरीके से जो है हम मतलब जागरूक हो रहे हैं, अवेयरनेस डेवलप हो रही है गवर्नमेंट्स में, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है हो रही है। राजस्थान में देखो जयपुर डिक्लेरेशन हो रहा है, कितनी बड़ी बात है कि ये पूरे इंडिया का जो है कहाँ पे डिक्लेरेशन हो रहा है, जयपुर डिक्लेरेशन हो रहा है 2025 से 34 के लिए, अपशिष्ट निपटान के लिए। इसमें 3 कॉन्सेप्ट, खैर ये कॉन्सेप्ट तो पहले का ही है, 3P है, लेकिन अपन को याद रखना 3R, 3P और 3C। 3R, 3P, 3C। 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। 3C सिटीज, देखो C सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी, ठीक है। 3P यानी प्रोप्लेन, जो जिसने लाइफ के रूप में, जीवन शैली के रूप में पर्यावरण को अपना लिया है, तो वो हो जाएगा प्रो प्लेनेट पीपल। क्या हो जाएगा, प्रो प्लेनेट पीपल। और अपशिष्ट पुनर्चक्रण का सम्मेलन कहाँ हुआ, बताओ मेरे को। अपशिष्ट पुनर्चक्रण का सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में जो है उसका सम्मेलन हुआ। ये सूचना मंत्रालय प्रसारण, ये काट लेना भाई, ये काट लेना, ये कुछ मतलब का नहीं है, ये गलत लिखी गया ना। अब आगे चलने पर आगे की न्यूज पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। भाई अपन को भी पता है अभी आईफा हुआ है, मार्च की करंट में अपन पढ़ेंगे क्या हुआ है अभी, आईफा। ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल तो आपको पता ही है, होते ही रहते हैं। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है ना। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ये ले लेता हूँ, कौन से नंबर का था ये, 18वां। इतना ज्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद होता है तो देख लेना। पार्टनर कौन था इसका इस बार, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के सहयोग से 2 अवार्ड याद रखने हैं। कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड, कौन सा अवार्ड है भाई, कन्हैया लाल सेठिया। धरती दोहरारी, तो भाई साहित्य से ही तो संबंधित है, तो बोले दे दो बद्री जी को। किसको, बद्री जी को। कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड किसको दे दिया, बद्री नारायण को। किसको दे दिया, बद्री नारायण को। और दैनिक भास्कर के द्वारा दिया जाता है ये द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान। कौन सा, द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान। स्वानंद किरकिरे,
कौन सा? स्वानंद। देखो द्वारका, द्वारिका नहीं होता, द्वारका, द्वारका जाते ही जो है आनंद तो मिलता ही है। तो द्वारका जाते ही क्या मिलता है? कि नहीं मिलता क्या यार, मैं तो गया था, मिला था मेरे को तो विपर्जय आ गया। द्वारका, द्वारका स्वानंद किरकिरे, तो द्वारका प्रसाद, द्वारका जाते ही आनंद, स्वानंद। ठीक है, तो स्वानंद किरकिरे जी को ये मिला है। कन्हैया लाल सेठी अवार्ड किसको मिला? कन्हैया लाल सेठी अवार्ड मिला बद्री नारायण जी। किसको मिला? बद्री नारायण जी को। मैं फैन चालू कर, द्वारका प्रसाद अग्रवाल, द्वारका स्वानंद, कन्हैया लाल सेठिया बद्री नारायण। कौन से नारायण? बद्री नारायण। क्या ये याद हो गया कॉन्सेप्ट? आगे देखो, वो पुरस्कार से संबंधित है हमारे सिलेबस में, है ना, पुरस्कार अलग से लिखे हुए हैं ना, तो पुरस्कार पता भी तो रहने चाहिए भाई थोड़े बहुत तो। आगे देखो, डिजिटल सखी, ऐसे बहुत सारी सखी होती है, राज सखी, सुरक्षा सखी, इस तरीके से। तो नाम क्या है? डिजिटल सखी। कौन सी सखी? डिजिटल। अब जिसमें कॉमन सेंस है ना, तो वो तो देखते ही पता लगा दिया, उसको पता चल गया कि यार डिजिटल कुछ मतलब ऐसी महिलाएं तैयार करेंगे, ऐसी किसको तैयार करेंगे? महिलाओं को जो डिजिटलाइज्ड होगी, जो क्या होगी? डिजिटलाइज्ड, मतलब डिजिटल उनको ज्ञान होगा, अपन को ही नहीं है, लेकिन देखो डिजिटल सखियों को ज्ञान है चैट जीपीटी का। किसका? चैट जीपीटी का। कौन सी महिलाएं? फोकस ध्यान रख लेना, शहर की वेर की नहीं, शहर की महिलाओं वगैरह को तो जनरली वैसे भी, गांव में लिटरेसी रेट वगैरह डाउन है, तो गांव में ये चीजें सिखानी है। तो ग्रामीण महिलाओं, कौन सी महिलाओं को? ग्रामीण। चैट जीपीटी की, साइबर सुरक्षा की, मोबाइल ऐप चलाने की, ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से करेंगे, इस तरीके का क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण। तो सखी कैसी हो जाएगी? डिजिटल सखी हो जाएगी। कैसी सखी हो जाएगी? डिजिटल सखी। ठीक है। चूरू कलेक्टर, कौन से कलेक्टर? चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा। क्या नाम लिखा हुआ है? ये अभिषेक सुराणा। इन्होंने जो नवाचार किया डिजिटल सखी का, नवाचार और महिला सशक्तिकरण, बड़ी की मात्रा आएगी, महिला सशक्तिकरण नवाचार के लिए स्कोच अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया है। किसको? अब देखो हमारे सिलेबस में क्या है, अलग से लिखा हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट। देख लो उठा करके सिलेबस, वुमेन एम्पावरमेंट लिखा हुआ है कि नहीं है, लाडो प्रोत्साहन है कि नहीं है, हमने योजना पढ़ी है जिसको वुमेन एम्पावरमेंट। ये वुमेन एम्पावरमेंट सीधा पटक रहा, देखो वो महिला सशक्तिकरण का नवाचार किया इन्होंने। किसने किया? चूरू कलेक्टर ने, अभिषेक सुराणा ने। ठीक है, तो ये चीजें, ये किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से। डिजिटल सखी मतलब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को क्या किया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब मैं आपको जो है थोड़ी सी क्या कर देता हूं, बातें बता देता हूं किसकी कि यार अपने बजट में क्या हुआ है। क्या बजट में भी कुछ महिला सशक्तिकरण की बातें हुई है? क्या आपके लिए भी काम किए और मेरे लिए भी ये काम किए कि, और हमको भी ये थोड़ा बहुत, वैसे भी हम नहीं भी पढ़े तो भी पता रहना चाहिए कि यार गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। जैसे कौशल विकास कार्य अपन ने पढ़ा ना कल, स्वास्थ्य की सुविधाएं, तो ये तो मेन मतलब वो है, स्वास्थ्य में क्या कर गवर्नमेंट क्या कर रही है। कल इतना हमने बहुत सारी चीजें जो है बजट की, कल मतलब वो फर्स्ट क्लास में बहुत सारी चीजें जो है डिस्कस की थी। किससे रिलेटेड? स्वास्थ्य से रिलेटेड। अंतरिक्ष की पार्ट 2 में हमने देखा ही था, जो भी मेरे को याद आता है वो बताता जाता हूँ, है ना। अब हम जो है किसको देखते हैं, मान लो बजट में कोई 2-4 पॉइंट जो महिला सशक्तिकरण के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लगते हैं, वो चीजें जो है हम देख लेते हैं। और भी होंगे लेकिन धीरे धीरे हम उनको भी कर लेंगे ना। महिला सशक्तिकरण, ठीक है। तो अब देखो महिला सशक्तिकरण में आप सोचो महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, उनको मतलब कि महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं मेन जैसे एक जो है अभियान चल रहा है सुपोषण न्यूट्री किट, बजट में दिया है ये सुपोषित क्या न्यूट्री किट। अब नाम से ही पता है न्यूट्री, न्यूट्री किसको बोलते हैं? न्यूट्रिशन को। नाम किसके नाम से है ये योजना, किसके नाम से रहेगी बताओ मेरे को? अपनी राजस्थान सरकार की ये योजना है अभी किस नाम से चलती? मुख्यमंत्री के नाम से। तो मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट, मुख्यमंत्री सुपोषण
न्यूट्री किट, एक तो जो है ये है, और अभी समझाता हूं क्या है। और देखो रानी लक्ष्मीबाई केंद्र, रानी लक्ष्मीबाई क्या बनेंगे, केंद्र। अब नाम में गुणा घुमा देगा, रानी लक्ष्मीबाई की जगह कुछ और दे देगा। और देखो अभी समझते हैं इनको। और देखो लखपति दीदी, लखपति दीदी। अब जो लखपति दीदी है उसके तहत जो ऋण मिलता है, लोन मिलता है, तो उस लोन में जो है कुछ छूट्स वगैरह दी है, तो वो चीजें हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो क्या है बजट में है। अब देखो मैं इसको समझा रहा हूं आपको। न्यूट्री किट, सुपोषण, किसका पोषण करना है भाई, महिलाओं का। न्यूट्रिशन का किट देंगे, कैसी महिलाओं को देंगे, सबको तो अपन खुद भी सोचो यार गवर्नमेंट के लिए, तो किसको देंगे, जो मतलब अंतिम 5 महीने रहते हैं, मतलब प्रसव काल में अंतिम 5 महीने में जो है ये न्यूट्रिशन का किट देंगी, ताकि बच्चा भी स्वस्थ हो। इन फ्यूचर में गवर्नमेंट को भी हेल्थ पे जो है नहीं खर्च, अच्छा स्वस्थ बच्चा होगा तो कैसे करना करेगी, तो मतलब खर्चा करना नहीं पड़ेगा। फैमिली के लिए भी अच्छा, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा, सबके लिए अच्छा। तो जो अंतिम 5 महीने है उसमें न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए किट देंगे। जो ब्लॉक इस लेवल की स्कूल्स वगैरह है उस पे जो है केंद्र बनाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र। अब लक्ष्मीबाई नाम से ही पता चल रहा है भाई किसके लिए करेंगे ये सब चीजें। ये चीजें जो है महिलाओं को एक तरीके से सुरक्षा वगैरह के लिए इस तरीके के केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये है सुपोषण न्यूट्री किट, नाम से पकड़ लेना, सुपोषण अच्छा पोषण के लिए। न्यूट्री किट किनका अच्छा पोषण, गर्भवती महिलाओं का अंतिम 5 महीने। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र सुरक्षा वगैरह के लिए स्थापित किएंगे, बजट में घोषणा हुई है। एक स्कीम्स चल रही है लखपति दीदी। अब लखपति दीदी में लोन मिलता है, तो पहले जो है 2.5% की ब्याज दर लगती थी। कितने परसेंट की लगती थी, 2.5% की। अब कितने परसेंट की लगने मतलब बजट में घोषणा की कि 1.5% पे देंगे। कितने परसेंट पे देंगे, दिख तो रहा नहीं है, 1.5% पे देंगे। कितने परसेंट, पहले 2.5% पे। कितने लाख रुपए लोन दिया तो कोई पैसे वैसे देंगे, कितने लाख रुपए, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तक का ऋण पहले 2.5% की रेट पे दिया जाता था, अब कितना परसेंट की रेट पे दिया जाएगा, 1.5% की। ये सारी की सारी घोषणाएं बताओ मेरे को किसकी है, ये सारी की सारी घोषणाएं हैं बजट की। किसकी है सारी की सारी घोषणाएं, ये सारी की सारी घोषणाएं बजट की है। सुपोषण न्यूट्री किट वाली, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र वाली, लखपति दीदी वाली, है ना। लखपति दीदी में क्या है, 1 लाख का लोन, पहले कितने परसेंट की पे, 2.5 की पे, अब कितने की पे, 1.5 पे। हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, अलग से टॉपिक लिखा हुआ है। और भी महिला सशक्तिकरण की बहुत है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ये जो हमको याद रहनी ही चाहिए। नाम से पूछ सकता है, इनके अंदर का मोटो पूछ सकता है। नाम से भी लखपति 1 लाख, देखो नाम से दिमाग लगाओगे तो बहुत दिमाग खुलता जाएगा। लखपति रट्टा ही नहीं आना, 1 लाख रुपए यार। पहले जो है 2.5% की रेट दी, कम कर दो, तो कितने परसेंट की रेट कर दी, 1.5% की रेट कर दी। तो ये चीजें हमको क्या रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। किसमें पता रहनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण। कल हमने जैसे नेत्र वाउचर उस क्लास में पढ़ा, फर्स्ट क्लास में नेत्र वाउचर, तो आंखों की जांच के लिए चश्मा वश्मा लगाएंगे। अब सबके लिए तो लगाएंगे नहीं, किसके लिए लगाएंगे, जो ये बस के ड्राइवर है, किसके ड्राइवर, बस ड्राइवर, या कोई कामगार है। कामगार मतलब जो काम करते हैं मतलब कि इस तरीके का, जैसे मान लो दस्तकार वगैरह, या इस टाइप के दस्तकार हुए, या जो सिलाई का, इस टाइप के जो है उनकी आंखें, जिनकी आंखें वीक हो सकती है, बस ड्राइवरों की जरूरी भी है कि वीक नहीं हो, तो इसलिए सरकार उनको जांच भी करेगी, इलाज भी कराएगी, चश्मा भी देगी। किसमें, नेत्र वाउचर योजना। सबको नहीं है, ध्यान रख लेना, अपन भी चले गए और नेत्र वाउचर में करोगे सर ने बताइएगा नहीं, बस ड्राइवर वगैरह का ये, और कामगार वगैरह के लिए, इन सब के लिए ये स्कीम। तो ये महिला सशक्तिकरण की कुछ योजनाएं थी जो बजट में इस बार घोषणा हुई है, और मैंने सोचा कि इसको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। एक देखो, हम स्वास्थ्य पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, स्वास्थ्य। तो मैंने बताया ही था कि स्वास्थ्य में क्या है, आदर्श ग्राम बनाएंगे, आयुष्मान आदर्श ग्राम, इस तरीके से उसका क्या था, नाम था, आयुष्मान ही था। क्या नाम है, आयुष्मान, आयुष्मान आदर्श ग्राम बनाएंगे, ये बजट में है। और जो भी ग्राम आयुष्मान, नाम से पता चल रहा है आयुष्मान है, कैसा है, आयुष्मान। उसमें कोई रोगी रहेगा क्या, सारे के सारे निरोग रहेंगे, निरोगी व्यक्ति।
अगर इस तरीके का गांव बना तो उसको कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? गांव को 11 लाख रुपए। बजट में घोषणा हुई है ये किसकी घोषणा है बताओ मेरे को? जिस मतलब ये बजट की घोषणा है। तो ये चीज पता रहनी चाहिए स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य हमारे अलग से सिलेबस में, स्वास्थ्य हमारे क्या है? अलग से सिलेबस में है कि नहीं है? बताओ मेरे को, महिला सशक्तिकरण की कौन कौन सी योजनाएं पढ़ी? लखपति दीदी, जिसमें 2.5% से 1.5% कर दिया। किसके नाम पे जो है केंद्र बनेंगे ब्लॉक लेवल पे? लक्ष्मीबाई के नाम पे। किसके नाम पे? लक्ष्मीबाई के नाम पे जो है केंद्र बनेंगे। एक कौन सी थी? सुपोषण न्यूट्री किट, वो वाली। आयुष्मान आदर्श ग्राम में कितने रुपए दिए जाएंगे? 11 लाख रुपए। अगर वो क्या है मतलब निरोगी गांव बन गया है। ठीक है, ये डिजिटल सखी हो गया। डिजिटल सखी के लिए अभिषेक सुराणा जी को सम्मानित कर दिया। क्या कर दिया? सम्मानित कर दिया। आगे देखो, 2 कंपनियां जैक्सन ग्रीन और ब्लू लीफ, सीधा सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है भैया। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। पूछ लेगा उठा करके, पूछा भी है लेक्चरर के एग्जाम में, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो 2 कंपनियां, और यार मैं क्यों पूछो, रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या बनता है? 2 पेज से ज्यादा बनेंगे नहीं। अगर सोचोगे ना 2 पेज से ज्यादा कुछ बनेगा नहीं। मैं पहले भी कहता हूं फिर भी कह रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ बनना नहीं है। उससे क्वेश्चन भी आना है, क्वेश्चन आना है। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 6-7 तो टॉपिक लिखे हुए हैं अलग से, उनसे आएंगे। कुछ वो वैसे आएंगे, पुरस्कार, व्यक्तित्व 2-3। तो जैक्सन ग्रीन नाम है और ब्लू लीफ है। अब देखो यार, रिन्यूएबल एनर्जी में चल क्या रहा है? किसमें? रिन्यूएबल, नवीकरणीय ऊर्जा में। क्या स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा में। क्या सरकार का कुछ टारगेट वारगेट है क्या? क्या सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा नीति कुछ बनाई क्या? पीछे की क्लासेस जिसको भी याद है वो तो झट बता देगा कि सर आपने ही बताया था कि सरकार ने एक नीति बनाई है, स्वच्छ ऊर्जा नीति। कौन सी नीति? स्वच्छ ऊर्जा नीति, जिसमें 2030 तक, कब तक? 2030 तक कितने गीगावाट? 125 गीगावाट जो है नवी स्वच्छ ऊर्जा से जो है बनाने का लक्ष्य रखा है। कौन सी नीति में? स्वच्छ ऊर्जा नीति में। और ये तो लक्ष्य है, ये तो क्या है? लक्ष्य रखा है। आपको पता होगा अभी जो है जनवरी की कोई करंट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे भारत ने 100 गीगावाट का लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी में प्राप्त कर लिया है। ये तो प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। यहाँ पे क्या है? राजस्थान सरकार का स्वच्छ ऊर्जा जो नीति बनाई है उसमें लक्ष्य है। देखो राजस्थान तो वैसे भी लीड कर रहा है यार रिन्यूएबल एनर्जी में। आप देखो ना अभी जो जितने भी एमओयू हुए अभी इसमें समिट में, वो सारे के सारे इस पे ही हुए हैं रिन्यूएबल में। 26 लाख करोड़ के तो 35 लाख करोड़ में से, तो वो चीज है। 125 गीगावाट का लक्ष्य है 2030 तक, मतलब स्वच्छ ऊर्जा। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? 100 गीगावाट का जो है लक्ष्य क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। अब इसी में थोड़ा थोड़ा सा अगर हम मतलब चीजों को इंटरलिंक करें तो पीछे की क्लासेस में मैंने हरियालो राजस्थान बताया, बताऊं मेरे को अलग अलग वृक्षारोपण महाअभियान बताया, तो वो थोड़ी सी हमको मतलब हल्का सा याद रख लेना। हरियालो राजस्थान में कितने करोड़ पेड़ लगेंगे? 10 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। कितने सालों में लगाए जाएंगे? 5 सालों में लगाए जाएंगे। कितने साल में लगाए जाएंगे? 5 साल में लगाए जाएंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो बजट में है। बजट में देखो जलवायु परिवर्तन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक उत्कृष्टता केंद्र, कैसा केंद्र? उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। किसके लिए? सोचो कितनी बड़ी बात है ये। जलवायु परिवर्तन के लिए भी कभी तो हम सेम केयर, टमाटर केयर, इनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पढ़ते थे। जलवायु परिवर्तन के लिए जो है सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है। कहां पे बनाएगी बताओ मेरे को? जयपुर में। कहां पे बनाएगी? जयपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी कहां बन रहा है? जयपुर में बन रहा है। कहां पे बन रहा है? जयपुर में। पीछे की क्लासेस में बताया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है किसमें थी? बजट में। ये भी ये कहां पे थी? बजट में थी। और भी बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे उनको बीच बीच में जो है लेते रहेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जलवायु कहां पे? जयपुर में। एक साथ बता दिया तो कचरा हो जाएगा। 125 गीगावाट पुरानी बात थी स्वच्छ ऊर्जा नीति में 2030 तक। 2030 तक जो है कितने गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना है? 125 गीगावाट का। पूछ लेगा सीधा ही कितना लक्ष्य है, फिर हम देखते रहेंगे रे क्या हो गया, अपने क्या था यार। तो देखो जैक्सन ग्रीन, कौन सा? जैक्सन ग्रीन और ब्लू एनर्जी, ब्लू लीफ एनर्जी, नाम से ही पता है। अब ये क्या लगाएगी? देखो 1 गीगावाट की, कम नहीं होता है 1 गीगावाट,
1 गीगावाट की सौर परियोजनाओं के विकास के लिए देखो कितने मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। किस किसने किया है? जैक्सन ग्रीन ने और ब्लू लीफ ने। नाम याद कर लेना, जो भी इसकी स्पेलिंग होती है, इंग्लिश वाले जानते ही होंगे जैक्सन की स्पेलिंग क्या होती है, जैक्सन ग्रीन। क्या? जैक्सन ग्रीन। और एक क्या है? ब्लू लीफ। एक तो ग्रीन है और एक क्या है? ब्लू है। एक तो ग्रीन है, एक ब्लू है। ब्लू तो लीफ है, पत्ती है। जैक्सन कैसा है? ग्रीन है। तो दो कंपनी है, थोड़ा सा याद रख लेना यार। 1 गीगावाट की सौर परियोजना। कौन सी परियोजना? सौर परियोजना। पवन ववन हाइब्रिड मत कर देना। सौर परियोजनाओं के विकास के लिए 400 मिलियन का जो है इन्होंने क्या किया है? समझौता किया है। कितने मिलियन का? 400 मिलियन का। क्लास अपलोड करनी, 400 मिलियन का जो है समझौता किया है। ठीक है, जैक्सन ग्रीन ने और किसने? ब्लू लीफ एनर्जी। क्या ये बातें क्लियर हो रही है? ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी से इंटरलिंक होता है। इस तरीके की चीजें हमको क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। आगे देखो, गुनेरी। सीधा सीधा है भाई, जगह याद करनी है। गुजरात में है गुनेरी। कहां पे है? गुजरात में। अब यहाँ पे मैंग्रोव वन, आपको पता समुद्र के तट पे जो वन है कौन से? मैंग्रोव वन। और धीरे धीरे जैसे सुंदरवन के मैंग्रोव सबसे मतलब वो डेल्टा के हैं, अभी इनकी स्थिति जो है क्या हो रही है? डाउनफॉल में जा रहे हैं। जबकि ये बहुत अच्छे जो है पर्यावरण के लिए, सबके लिए अच्छे होते हैं, है ना। तो इसलिए देखो गुनेरी में गुजरात का पहला जैव विविधता। जैव विविधता क्यों है? क्योंकि भाई अलग अलग तरह के बहुत सारे इनमें वृक्ष पाए जाते, इसको जो है विरासत स्थल घोषित कर दिया। नाम याद कर लो, मैं कुछ समझा सकता इसमें, लगता नहीं हूं कि समझाओ। क्या समझाए इसमें यार? जगह है गुनेरी। कहां पे है जगह? कि गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में। क्या हुआ है? किससे संबंधित है? मैंग्रोव वनस्पति से। किससे संबंधित है? मैंग्रोव वनस्पति से। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसको जैव विविधता जो है विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। अब विरासत स्थल के रूप में घोषित कर देंगे तो भाई इसका रखरखाव वगैरह सब अच्छा होगा। कौन सी जगह? गुनेरी। कौन सी? गुनेरी। आगे देखो, लद्दाख। लद्दाख हाइट पे है या डाउनफॉल में है? बताओ मेरे को। ऊंचाई पे है। लद्दाख कहां पे है भाई? हिमालय का भाग है, हिमालय में है। कौन है? आजा रे भाई तू इधर आ। लद्दाख कौन है? लद्दाख हाइट पे है। किस पे है? बहुत ज्यादा हाइट पे। हाइट पे है तो हाइट को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। तो देखो लद्दाख में पूरे विश्व का, किसका? पूरे विश्व का। कहां पे? लद्दाख में पूरे विश्व का सबसे ऊंचा, यानी सबसे ज्यादा हाई एल्टीट्यूड का। हाई किसका? एल्टीट्यूड का। क्या बनेगा? पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनेगा। पैरा स्पोर्ट्स कौन कौन जानता है? पैरा स्पोर्ट्स मतलब दिव्यांगजनों के लिए खेलने का जो है सेंटर बनेगा। कौन सी जगह पे बनेगा? लद्दाख में। कहां पे बनेगा? लद्दाख में जो है बनेगा। और भी लद्दाख के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बाद में देखेंगे कभी। ठीक है, आगे देखो, एरो इंडिया। ये कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि एरो इंडिया मतलब ये जो जितने भी अपने पास वायुयान वगैरह है उनका सबका शो होता है। शो, शो यानी दिखाना, जैसे प्रदर्शन। शो का मतलब क्या? प्रदर्शन। हर साल लगभग ये होता है, बेंगलोर में ही होता है, ध्यान रख लेना। कहां पे होता है? बेंगलोर में। और एशिया का, चीन वीन का भी नहीं, देखो चीन ऐसे नहीं है, फर्स्ट सबसे बड़ा पूरे एशिया में अगर कहीं भी सबसे बड़ा एयर शो होता है तो यही होता है, बेंगलोर वाला। कहां पे होता है? बेंगलुरु में। 15वें नंबर का हुआ है इस बार। कौन से नंबर का? भले ही 15वां याद करो तो देख लेना, आपकी मन पड़े तो। बाकी बेंगलोर में हुआ है। क्या हुआ है? एरो इंडिया का शो हुआ, जो कि एशिया का सबसे बड़ा क्या है? एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। किसका सबसे बड़ा शो है? एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है ना। आगे देखो, एस्पायर योजना। कौन सी योजना? एस्पायर। नाम से ध्यान रख लेना। देखो भारत के और यूके के बीच में अभी थोड़ी देर पहले जयपुर लिटरेचर जो फेस्टिवल कराया यू अपने, है ना। तो ऐसे ही और उर्सुला वॉन ईयू की अध्यक्ष, उन्होंने इन्वेस्ट एआई, हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं। तो भारत और वो तो यूरोपियन यूनियन है, ये क्या है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन एक तरीके से। अलग है वैसे ये, लेकिन हमको तो इंग्लैंड समझ लो यार, ब्रिटेन समझ लो। ठीक है, तो इनके बीच में, भारत और इसके बीच में संवाद होता रहता है, मतलब इस सुरक्षा वगैरह। तो चौथे संवाद में
कौन से संवाद में? चौथे नंबर के जो संवाद हुआ है, तो बातचीत चलती है, डायलॉग चलते रहते हैं देशों में। तो चौथे संवाद में जो स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन, मतलब देखो स्वच्छ ऊर्जा पे बहुत ज्यादा फोकस है। किस पे है? स्वच्छ ऊर्जा पे। और हमारे अलग से सिलेबस में ट्रांजिशन जानते हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन, कहते हैं ट्रांजिशन हो रहा है। तो और उसके और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, किसको? सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए स्कीम चल रही है, कौन सी? एस्पायर। ध्यान रख लेना, एस्पायर योजना किससे संबंधित है? बस इतना मेन तो, स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा के ट्रांजिशन से और सतत विकास, हमारे सीधे सिलेबस से लिंक है। हमारा सीधा जो है इसका सिलेबस से क्या हो रही है? ये लिंक हो रही है, इसलिए हमको याद रखना है। एस्पायर योजना भाई ध्यान रख लो मोटा मोटा कि यार स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है भारत यूके। स्वावलंबिनी, कौन सी लंबिनी? स्वावलंबिनी। नाम से स्वावलंबिनी, महिला के लिए शब्द यूज में लिया जाएगा या ये पुरुष के लिए लिया जाएगा? पहली बात तो जो है आप ये बताओ कि ये महिला के लिए यूज में लिया जाएगा या पुरुष के लिए? तो भाई स्वावलंबिनी महिला के लिए, स्वावलंबी बना दिया। स्वावलंबी कैसे बनाएंगे? कौशल विकसित करके। क्या विकसित करके? कौशल विकसित करके। उनमें क्या पूरे भारत में चल रही है क्या? नहीं। अब ये क्यों लिया मैं? अब चल तो ये असम, मेघालय और मिजोरम में रही है, पूर्वोत्तर के राज्यों में। कौन से राज्यों में? पूर्वोत्तर के। किससे संबंधित है? कौशल से। कौन सा विभाग चलाएगा? कौशल विकास विभाग। कहां का? राजस्थान का? क्या नहीं, कहां का? केंद्रीय। कौन चलाएगा? केंद्रीय कौशल विकास। केंद्रीय कौशल विकास। और कौन सा मंत्रालय? उद्यमिता मंत्रालय। पूरा मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। और किसके सहयोग से चल रही है? नीति आयोग के सहयोग से चल रही है। क्या बनाएंगे महिलाओं को? स्वावलंबिनी। नाम है योजना एक तरीके से, ये कार्यक्रम है। क्या है? कार्यक्रम है। किसके लिए है? महिलाओं के लिए। कहां की महिलाओं के लिए है? असम की, मेघालय की और मिजोरम की। तो दो शब्द हमने पढ़े हैं, देखो एस्पायर, कंफ्यूज मत हो जाना। एस्पायर, एस्पायर योजना तो जो है स्वच्छ ऊर्जा से, एस्पिरेशन मिल रहा है यार। एस्पिरेशन किसके लिए चाहिए? स्वच्छ ऊर्जा के लिए चाहिए। एस्पिरेशन किसके लिए चाहिए? स्वच्छ ऊर्जा के लिए चाहिए। और अपन को किसके लिए चाहिए? सिलेक्शन की एक्सपिरेशन मिलनी चाहिए। स्वावलंबिनी कौशल, स्वावलंबी हो गया। कैसे होगा स्वावलंबी? कौशल से, उद्यम। तो ये उद्यमिता का जो है कार्यक्रम है, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए है, असम, मेघालय और मिजोरम के लिए है। किसके लिए? असम, मेघालय और मिजोरम के लिए। नीति आयोग और कौशल विकास मंत्रालय, दो ये भी पूछ सकता है, ध्यान रख लेना। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड, ये पिछली क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया, इसको TAF बोलते हैं, है ना। इनोवेशन के लिए है। पिछली क्लास में कितने करोड़ का है? 500 करोड़ का। नॉन गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेज है उनके लिए ये है। क्या ये चीजें मैंने समझाई कि नहीं समझाई? ये चीजें समझा रखी है, पूरी की पूरी चीजें ये समझा रखी है टेफ वाले। ठीक है, आगे देखो वी शोरेड्स। अब देखो ऐसा प्रश्न है ना, वो उठा करके देगा देगा और देगा तो कुछ कुछ ही उसको करेंगे सही। ठीक है, अब देखो इसका फुल फॉर्म देखो, जब इसके शब्दों के अर्थ को समझ लिया ना तो फिर कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या है? वी एस, वेरी शॉर्ट, SH, शो रेड्स, है ना, RADS, ये है। अब इसको जिसको भी है ना जो ढंग से पकड़ना आता है ना, बस उसको तो कुछ भी नहीं है इसमें, समझ में आ गया? अभी समझाता हूं। देखो इसको पकड़ के बैठो, जैसे जैसे कल निसार में SIAR को पकड़ा था, इसको पकड़ा था SAR को, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, रेडार। ठीक है, इसमें लास्ट वाले को पकड़ो। ए का मतलब एयर, डी का मतलब डिफेंस, एस का मतलब सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम, यानी हवा में डिफेंस करने का ये सिस्टम है। ठीक है, आगे देखो वी का मतलब वेरी, वी का मतलब क्या है? वेरी। SHO इसका मतलब है शॉर्ट,
वेरी शॉर्ट, आर का मतलब है रेंज, RANGE, RANGE, रेंज। तो अब देखो इसको इधर चलते हैं वापस। ये देखो ये कोई आदमी है, सैनिक। ये क्या है, कोई मान लो आदमी ने भाई, सोल्जर टाइप है ना। ये कोई मान लो सोल्जर है ना, सैनिक है हमारी सेना के, ठीक है। अब जो ये सैनिक है, इसने डीआरडीओ ने, रक्षा उपकरण कौन बनाता है बताओ मेरे को? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीछे की क्लासेज में सारा डिस्कस किया हुआ। और एक जो है इस तरीके का एक संगठन है, इमारत, मतलब कोई संस्था है ना, उसके सहयोग से जो है डीआरडीओ ने सपोर्ट किया और इमारत ने जो है इसको बनाया एक तरीके से, है ना। उसका भी कुछ नाम है इमारत में भी आगे, है ना। तो अब ये क्या है, जैसे ही मान लो यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे क्या अपन क्या कर रहे हैं बताओ? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये पढ़ रहे हैं अपन। ये एक तरीके की मिसाइल सिस्टम। अब सैनिक है, मान लो सैनिक, इसको जो है यहाँ पे एक व्यक्ति भी जो है इसको रख सकता है, ध्यान रख लेना, यहाँ पे उठा करके। पोर्टेबल है ये, कहते हैं ना यार पोर्टेबल चार्जर, या जो भी पोर्टेबल चीजें। पोर्टेबल मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके, उसको क्या बोला जाता है? पोर्टेबल। क्या बोला जाता है? पोर्टेबल। कौन पोर्टेबल कर सकता है इसको? मानो तो ये, यानी सोल्जर जो है एक तरीके से इसको सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह पे, सोल्जर से भी मतलब शोल्डर से भी, कंधे से भी जो है प्रक्षेपित कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब नाम से पता चल रहा है वेरी शॉर्ट, यानी कम रेंज का है। किसका है? कम रेंज का है। कितनी है इसकी रेंज? लगभग 8 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। छोड़ेंगे कहां से? हवा से या जमीन से? जमीन से। तो ये जो है जमीन को क्या बोलेंगे? सरफेस। कहां से? सरफेस से। कहां छोड़ेंगे बताओ? ऐसे नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ऊपर का मतलब एयर में। कहां पे? एयर में। तो सरफेस टू एयर सिस्टम है ये। सरफेस टू क्या है? एयर सिस्टम। क्या कर रहे हो? सरफेस टू एयर सिस्टम है, ठीक है। रेंज कितनी है कि यार? 8 किलोमीटर ही रेंज इसकी, ज्यादा रेंज नहीं है ना, 8। इसलिए क्या बोला? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, यानी यहां से कुछ आ रहा है तो 8 किलोमीटर तो उसको कर देगा ये। आदमी एक जगह से दूसरी जगह पे सोल्जर ले जा सकते हैं, इसलिए ये क्या है? पोर्टेबल है। क्या है? पोर्टेबल। इसका परीक्षण किया है अलग अलग, जो कहां से किया है? चांदीपुर से। चांदीपुरा नहीं है, ध्यान रख लेना, ओडिशा के जो चांदीपुर सेंटर है वहां से इसका परीक्षण किया। देखो कितना, इसका वीडियो देखना आप, वी शोरेट्स का, है ना, अच्छा लगेगा। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, डीआरडीओ और इमारत इसको बना रहे हैं। मैन पोर्टेबल है, आदमी एक जगह से दूसरी जगह पे, बहुत सारी चीजें तो होते हैं, मिसाइल ले जा सकते हैं, कैसे नहीं लगा जा सकते, इसको ले जा सकते हैं, है ना। रक्षा प्रणाली है। चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया है। ये चांदीपुर लिखा हुआ है ना, दिख नहीं रहा होगा शायद। चांदीपुर, चांदीपुर परीक्षण रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया है। लो भैया, आगे अपने खेल। क्या आगे? खेल। कौन से नंबर के? 38वें नंबर। मैंने पहले ही कहा कि राष्ट्रीय खेल। कौन से खेल? राष्ट्रीय खेल। आजकल नेशनल खेल हुए हैं। क्या हुए हैं? नेशनल खेल। अब थोड़े से जो है ये, मतलब इससे मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारी घटनाएं, फिर भी हम इसको देखते हैं। कहां पे आयोजित हुए? उत्तराखंड में। कहां पे आयोजित हुए? उत्तराखंड में जो है ये आयोजित हुए हैं, ठीक है। इसमें कितने खेल थे? वो जो है आरएस में आ गया 35 थे शायद, कहाँ है नहीं। हाँ, तो आयोजन कहां पे हुआ? उत्तराखंड में। राजस्थान के ध्वजवाहक, भाई कोई ना कोई तो ध्वजवाहक रहेगा। ध्वजवाहक कौन था? शूटिंग, देखो मैंने कहा दबदबा किसका? शूटिंग का। ओम प्रकाश निठारवाल। मिठारवाल कौन है? ओम प्रकाश मिठारवाल, जो कि शूटिंग से है, वो इसके क्या थे? ध्वजवाहक। क्या थे? ध्वजवाहक। राजस्थान ने कितने पदक जीते? 43। 9 स्वर्ण, 11 रजत और 23 कांस्य। क्या पढ़ के सुना रहा हूं क्या? हाँ। रैंक कौन सी है राजस्थान की? 15वीं। फर्स्ट किसकी आएगी? कोई सर्विसेज है उनकी जो है फर्स्ट रैंक आई। अब रट्टा मत मारने लग जाना कि सर्विसेज के ने इतने पदक जीते, वो तो आपकी रटंत जो है क्षमता को दर्शाता है।
कर लो याद। तो मैं तो राजस्थान के याद करके जाता अगर मेरे को परीक्षा देनी होती तो, और महाराष्ट्र के तो मरे ही नहीं करता मैं। दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे कौन आया कि कितना है, लिस्ट बना करके उनको याद कर लिया। रैंक कौन से नंबर पे आया राजस्थान? 15वें नंबर पे है ना। वुशु जो टीम है, कौन सी टीम है? वुशु जानते होंगे आप खेल। तो वुशु टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 4 स्वर्ण पदक जीते। टोटल कितने पदक जीते राजस्थान ने? 43। तो 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, इसमें कोई जादू मंत्र की छड़ी है नहीं इसको याद करा दो। 43। और कराऊंगा तो उनको कराऊंगा, अप्रैल वालों को तो ऐसे उनको कराना जरूरी है। 43 स्वर्ण पदक, 9, ठीक है। रजत कितने? 11। और काश्य कितने? 23। जोड़ना इनको, 9 और 1 10, 3 13, 4, ठीक है। उशु टीम ने कितने जीते? 4 स्वर्ण पदक जीते। देखो शुभम, निकिता, महक और नीलम, ये सारे ही जो है कहीं ना कहीं किसी के आपस में दोस्त होंगे, या मेरे तो ये लगभग लगभग जो है शुभम में 10th क्लास में पढ़ता है, ठीक है। निकिता ये भी जो है अपन नाम सुने हुए ही है, चैनल पे भी होगा कोई। महक और नीलम, ठीक है। तो ये 4 जो है वुशु टीम के खिलाड़ी है जिन्होंने जो है क्या जीते हैं? पदक जीते हैं। अब ये ऐसे नाम थोड़े इरिटेटिंग लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा करके इनको इधर उधर से याद कर दे, मेरे को याद हो गया। आपको भी 2-4 बार बोले, कोई तो निकिता होगी, कोई नीलम होगी, कोई शुभम होगा आसपास में सबके। ये कोई नाम ऐसे तो है नहीं कि अजीब से आके टिक गया कहीं से भी। और क्या है? महक है। 1-2 बार इसको करोगे तो महक, ठीक है। नीलम, निकिता, 2 तो नीलम और निकिता नए नए राशि वाले। वृश्चिक कौन सी राशि होती है? तो नीलम और निकिता, ठीक है। शुभम और महक, देखो महक और शुभम दोनों ही, शुभम सुगंध से और महक भी सुगंध, तो इस तरीके से ये 4 स्वर्ण पदक क्या किए हैं? जीते हैं। रजत चौहान सबको पता होगा, ये तो बहुत फेमस खिलाड़ी है तीरंदाजी, इन्होंने तीरंदाजी में क्या जीता? स्वर्ण जीता। रजत चौहान ने किसमें जीता? तीरंदाजी में। क्या पिछली क्लास में कोई पढ़ के आए क्या? हाँ सर, श्याम सुंदर मतलब स्वामी और धनाराम ये बैंकॉक में पैरा आर्चरी में जीत के आए थे। ये पैरा आर्चरी में नहीं है रजत चौहान, ये तो तीरंदाजी में है, पैरा तीरंदाजी नहीं है, ध्यान रख लेना। अनंतजीत सिंह नरूका कौन है? अनंतजीत सिंह नरूका, आपको पता ही होगा। अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान 2 ही ऐसे खिलाड़ी थे जो राजस्थान की तरफ से किसमें खेले थे? ओलंपिक में खेले थे, और 4थे नंबर पे रहे थे। तो अनंतजीत सिंह नरूका तो खुद ही अपने आप में सोच लो, ओलंपिक में खेलने जा रहे हैं, 4th नंबर पे रह रहे हैं, तो ये तो जीतना ही है। तो इन्होंने किसमें जीता? शूटिंग में जीता। किसमें जीता? शूटिंग। तो अपने देखो 4 5 6 तो ऐसे ही हो गए, फिर कुछ देगा इक्का दुक्का तो देख लेना, है ना। शुभम, निकिता, महक, नीलम। राजस्थान कौन से स्थान पे रहा बताओ मेरे को? 13वें पे रहा क्या? 15वें पे। कौन से पे? 15वें पे। इसका प्रश्न अब जो है मेरे को लगता नहीं है कि अब जो है ये प्रश्न बनाएगा। ईओ में जरूर आ सकता है, ईओ वाले ढंग से पढ़ लेना, कोई ईओ का पढ़ रहा हो तो, और भी 1-2 फैक्ट इसमें रहे हुए हैं वो भी पढ़ लेना, और पूरे के पूरे पदक जी रट लेना। और किसी को ज्यादा ही शौक हो तो काश्य और रट लेना। स्वर्ण देख लेना राजस्थान के। इससे क्या होता है कि हमको खिलाड़ी के बारे में भी थोड़ी सी क्या होगी? जानकारी होगी। जैसे आज जानकारी हुई ना अपन को कि महक वुशु खेलती है, शुभम वुशु खेलता है, खेलते हैं मतलब अपन तो ये आगे के नाम से अपन को क्या करना है? एक बार तो आरबीएससी ने आगे के उस गोत्रों में उनमें भी जो है फंसाया था। शुभम तो 2 नए नाम वाले बताओ वुशु में, निकिता और नीलम, ठीक है। शुभम यानी सुगंध और महक, ये 2। रजत चौहान का संबंध किससे है बताओ मेरे को? माहेश्वरी चौहान नहीं है, माहेश्वरी चौहान तो शूटिंग से है, माहेश्वरी चौहान ने जीता नहीं थी केस में। रजत चौहान किसमें? तीरंदाजी में। अनंतजीत सिंह नरूका ये किसमें है? शूटिंग में। क्या नेशनल गेम्स अगले साल फिर होंगे क्या? हाँ होंगे। कहाँ पे होंगे? लिखा है मेघालय में होंगे। कहाँ पे होंगे? अगले साल के जो गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? मेघालय में जो है आयोजित किए जाएंगे। अभी के कहाँ किए? उत्तराखंड में किए। कौन से नंबर के थे? 38वें नंबर के। मेघालय वाले कौन से नंबर के रहेंगे? 39वें नंबर के।
मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ऐसे ही जो है अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग चलता ना तो आराम से कर देते, शायद फरवरी में जनवरी में 28 जनवरी के आसपास जो है शुरू हुए थे, मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं यार। कॉमन सी बात है कि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या था, इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और आरएस में इस क्वेश्चन को ही, इसमें से ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे कितने खेल है, और यार राष्ट्रीय खेल है तो पता रहना चाहिए ना कितने खेल उसमें जो है इस बार सम्मिलित थे। और भी बहुत सारी चीजें इसमें, योगासन को, मलखंब को, इनको लिया यार। अब इतनी रेलिवेंस ही रही नहीं, और किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लेना यार, फेक टेरट लो। मेरे को तो जहां समझाने क्या था, देखो रजत चौहान मेरे को लगा कि यहाँ से निकाला अनंजीत सिंह नरूका। वुशु में 4 जीते, क्या पता किस वुशु खिलाड़ी ने नहीं जीता। शुभम, बोलो 2 नए वाले, निकिता और नीलम। शुभम, शुभम से सुगंध, सुगंध से महक, ठीक है। ये रहा। पदक कितने जीते कि 43, गोल्ड कितने थे कि 9, कितने थे 9। शूटिंग वाले जो ओम प्रकाश निठारवाल जी ने, उन्होंने क्या किया, इसका झंडा पकड़ा, ठीक है। आगे देखो, छह 33 हो गए, 7 बजे क्लास अपलोड करनी है। 1 डिस्ट्रिक्ट, कितना डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट एक डेस्टिनेशन। अब हुआ क्या, देखो राजस्थान में, राजस्थान में जो है देखो हील इन राजस्थान पॉलिसी आई थी ना 17 नवंबर वाले एग्जाम में। देखो नाम से ऐसे लगता है क्या है, ऐसे इस तरीके का कोई भी उठा करके पटक देगा वो। 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन पूछ लेगा, 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन पूछ लेगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पूछ लेगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स पूछ लेगा, 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सब्सक्रिप्शन। पता है किससे संबंधित है, जो पीएचडी वगैरह जो शोधार्थी शोध करते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म, ताकि उनको एक जगह डाटा वगैरह मिल जाए। 1 नेशन, एक देश एक सब्सक्रिप्शन, ये उससे संबंधित है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन, मोटो समझ, डेस्टिनेशन किसको बोलते हैं, गंतव्य, डेस्टिनेशन प्लेस आ गया भैया। अजमेर से जाते जाते जो है कल मारवाड़ जंक्शन आ जाएगा, माई डेस्टिनेशन ट्रेन की, तो डेस्टिनेशन है ना। तो एक जिले में एक डेस्टिनेशन तो रहना ही चाहिए जहां पर्यटक क्या हो जाए, यहाँ पे पर्यटक क्या हो जाए, ठीक है। तो किन जिलों के लिए होगा ये, हाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन, छोटे जिलों के अनदेखे पर्यटन स्थलों पर फोकस करने के लिए। कौन से जिले भाई, देखो बड़े बड़े जिलों में तो सब पर्यटन का जो है हुआ ही है। बड़े बड़े जिलों में तो क्या हुआ है पर्यटन का, जैसे अजमेर है, बहुत सारे पर्यटन स्थल हमारे पुष्कर है, वहां तो ऐसे ही सैलानी आ रहे हैं। अरे यार छोटे जिलों पे भी तो फोकस करो, वहां भी तो पर्यटन हो, हर जिले में एक डेस्टिनेशन बनाए। तो कौन करेगा ये काम, पर्यटन विभाग करेगा। कौन करेगा, पर्यटन विभाग। मोटो पता रहना चाहिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन कहना क्या चाहता है। अगला देखो साइक्लोन, साइक्लोन किसको बोलते हैं, चक्रवात को। किसको बोलते हैं, चक्रवात। तो देखो साइक्लोन बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। खंजर पड़ा, पिछली क्लासेस में हमने खंजर देखा, बताओ खंजर किस किस के बीच में था, भारत और किर्गिस्तान के। 1 मिनट में थोड़ी सी, काफी टाइम हो गया तो एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूं चाय वाली। भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन 3 तीसरे नंबर का है ये। अब देखो ये ऑटोमेटिक इंपोर्टेंट हो जाता है। ये राजस्थान में जो है, कौन सी, बीकानेर में जो फील्ड रेंज है, कौन सी फील्ड रेंज है, महाजन फील्ड रेंज। कौन सी, महाजन फील्ड रेंज, कहां पे है, बीकानेर में। उसमें जो है क्या हो रहा है, ये आयोजित हुआ साइक्लोन 3। क्या समझ में आ रहा है या नहीं। धर्म गार्जियन किसके बीच में, भारत जापान के बीच में करवाया। कौन सा, धर्म गार्जियन। खंजर किस में करवाया था,
बताओ मेरे को, खंजर करवाया किर्गिस्तान के रिश्ते, साइक्लोन 3 इसके हो जाएगा। भारत मिश्र का याद कर लेना इसको, कुछ भी नहीं है इसमें, मैं याद करा दूंगा। और आरोग्यम, नाम से ही पता चल रहा है आरोग्य यानी रोग रहित। आरोग्य मेले का जो है आयोजन किया है। शिल्प ग्राम कहाँ पे, जवाहर कला केंद्र में। कहाँ पे, जवाहर कला केंद्र कहाँ पे है, जयपुर में। उसमें जो है एक मेला कि भाई आरोग्य रहो, क्या रहो, आरोग्य रहो, उसके लिए ये किया है। क्या ये बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आरोग्यम शिल्प ग्राम, देखो बजट में एक शिल्प ग्राम की भी घोषणा हुई है, सवाई माधोपुर में शिल्प ग्राम बनाएंगे। कहां पे बनाएंगे, सवाई माधोपुर में। मेरे को लगता नहीं है ये अपने रेलिवेंट ज्यादा है, लेकिन फिर भी देख लो, सवाई माधोपुर में। तो आरोग्यम यानी राज्य स्तरीय मेला आरोग्य के लिए कहां पे हो रहा है, जवाहर कला केंद्र में। साइक्लोन 3 बोलो कहां पे, साइक्लोन 3 भारत के और किसके बीच में, मिस्र के बीच में। कौन सी रेंज में, महाजन फील्ड रेंज में। कहां पे हुआ, महाजन फील्ड रेंज कहां पे, बीकानेर में। कहां पे, बीकानेर में महाजन फील्ड रेंज। तो ये चीजें समझ में आ गई। वापिस इसको देखो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन, साइक्लोन 3 आरोग्यम। इसको नहीं देखो तो इस आगे वाली पीपीटी को पढ़ लो, इसको पढ़ लो, फिर मैं पूछता हूं आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन, देखो क्या है, देश का एआई कंप्यूटर पोर्टल। अब पेरिस में हम समझौता अभी करा के आए, भाई भारत सरकार, भारत ने एक तरीके से अध्यक्षता की, सह अध्यक्षता, है ना, पेरिस में। वहां पे बहुत सारे समझौते हुए, ठीक है। जो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेन लेरेन, है ना, उन्होंने क्या कहा कि इन्वेस्ट एआई, एआई में क्या करो, इन्वेस्ट करो, है ना, डिक्लेरेशन दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन, मैक्रो, है ना। तो भाई भारत सरकार कौन सी पीछे रहने वाली है, मैंने पहले ही कहा कि एआई पे क्या करना पड़ेगा, इनको फोकस करना पड़ेगा। तो भाई फोकस करो, सबसे पहले तो पोर्टल बनाओ। क्या बनाओ, कंप्यूटर पोर्टल, पोर्टल होना चाहिए। तो सरकार ने कंप्यूटर पोर्टल बनाया। ये हमारे सिलेबस से कहेंगे कैसे होता है कि रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया एआई लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, इंडिया एआई पोर्टल। कौन सा पोर्टल, इंडिया एआई पोर्टल। पोर्टल का नाम पूछ लेगा, क्या नाम है, इन्वेस्ट एआई, इंडिया पोर्टल, कुछ भी, तो इंडिया, भारत एआई, इस तरीके से। तो कौन सा पोर्टल बना है, इंडिया एआई पोर्टल बना है। आगे देखो, ये बजट की घोषणा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि स्किल हमारे सीधा जो है सिलेबस में, क्या है हमारे सिलेबस में, स्किल अलग से। तो स्किल यूनिवर्सिटी बन रही है। स्किल क्या बन रही है भारत में, कहीं स्किल यूनिवर्सिटी बताओ, पहली भारत की स्किल यूनिवर्सिटी। कभी पढ़ा क्या, अगर किसी ने पढ़ा तो उसकी तो बहुत अच्छी जो है चल रही है। मैंने पढ़ाया था, मेरे को पक्का याद है कि कभी ना कभी इसको पढ़ाया। स्किल यूनिवर्सिटी कहां पे, मोदी जी ने उद्घाटन किया था, कहां पे, मुंबई में। कहां पे, मुंबई में स्किल यूनिवर्सिटी। राजस्थान वालों ने कहा आपने यूनिवर्सिटी बना दी, हम क्या बना देते हैं, इंस्टीट्यूट, बजट में घोषणा की है।
किसमें घोषणा की है? बजट में, कि हम स्किल से संबंधित क्या बनाएंगे? कि इंस्टीट्यूट। आप बताओ कहां बनना चाहिए स्किल का इंस्टीट्यूट? अजमेर में, कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में? कि जो सर जोधपुर में तो एआई का बना दिया, जोधपुर में किसका बना दिया? एआई का। जयपुर में किसका बना दिया? ब्लॉकचेन का। किसका? ब्लॉकचेन का जो है आपने बना दिया। बच्चा कौन? झीलों की नगरी में जल का वाटर विजन वाला करवा रहे हैं, कोटा में बना दो। और भी कोटा में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी इतना ही कि इंस्टीट्यूट किससे संबंधित? स्किल से संबंधित। कहां पे? कोटा में। किसकी घोषणा है ये बजट में लिखा हुआ है। ये बात मैंने ये कल जानबूझ के नहीं बताया कि स्किल यूनिवर्सिटी को और इसको साथ लेंगे क्वेश्चन में। इन दोनों को क्या लेंगे? हम साथ में लेंगे। ठीक है, तो ये स्किल से संबंधित था। भ्रष्टाचार सूचकांक इतना कोई हद से ज्यादा मेरे को रेलिवेंट लगता नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रैंकिंग में भारत की रैंक कौन सी? पिछली साल 93 थी, इस बार गिरी है 96। यानी भारत में भ्रष्टाचार क्या हुआ है? बढ़ा है। देखो, मानवाधिकार से संबंधित जो रिपोर्ट होती है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल देती है। कौन देती है? एमनेस्टी। ट्रांसपेरेंसी किसको बोलते हैं? पारदर्शिता। तो संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस संस्था में जैसे हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आना नहीं है। 100 स्कोर रहता है ना, तो मतलब ट्रांसपेरेंसी है फुल। अगर 100 स्कोर है मतलब भ्रष्टाचार बिल्कुल शून्य है, 100% मत कर देना। भारत का स्कोर देखो कितना है? 38। दिख ही नहीं रहा होगा ये। भारत का स्कोर कितना है? 38 है भ्रष्टाचार सूचकांक। स्कोर 38 है मतलब 100 पे अच्छा होता है, मतलब भ्रष्टाचार नहीं है। 0 पे फुल भ्रष्टाचार है। भारत में का कौन सा स्थान है? 38 तो स्कोर है। स्थान कौन सा है? 96। कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा है इसमें? विश्वकर्मा स्किल यूनियन इंस्टीट्यूट का। देखो, अगर चीजें पढ़ना आने लगी ना ऐसे, तो खुद भी पढ़ोगे। बहुत सारे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं कि वो खुद भी मेहनत करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्या करते हैं? खुद भी मेहनत करते हैं, मतलब कोई भी मतलब ला करके और पढ़ते हैं वो, क्योंकि वो खुद अप्रोच डेवलप करते हैं। खुद की अप्रोच डेवलप की हुई, मतलब उसका तो अलग ही अंदाज होता है। वो जो खुद अप्रोच डेवलप करता है ना, वो तो वैसे भी आगे जाता है स्टूडेंट दूसरों से। और जो भक्ति परंपरा में विश्वास करते हैं ना, कौन सी परंपरा में? भक्ति परंपरा में, वो भक्ति में ही रहते हैं। बस ये यही प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम जो है ना वो यही है कि भक्ति परंपरा जो है डेवलप कर। जैसे अब एक आधे कोई स्टूडेंट ने वो फर्स्ट करंट के क्लास में नीचे लिखा हारेगा सारा। अरे यार कुछ तो सोचो, मतलब करंट के बारे में। ये भक्ति परंपरा है। मतलब माइंड पे मत लेना जिसने भी लिखा है, बट मैं तो एक दे रहा हूं कि इस तरीके के मेरे लिए तो बिल्कुल वर्डिंग यूज किया ही मत करो। इसमें क्या होता है भक्ति परंपरा में? 22 देखो, दो थे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वर्सेज हिंदी मीडियम के। मैं तो खुद हिंदी मीडियम को, इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के, इनमें यही डिफरेंस है। इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ा बच्चा और निकल गया पढ़ करके, उसको अच्छा लगा हो गया बस। और ये जो है ना ये इसमें फंस जाते हैं। चैनल पे ज्यादातर 99% इसी मीडियम के अपने हिंदी मीडियम में, खुद रहा हुआ हूं इसी मीडियम से, बट इसमें फंसते हैं। और इसमें भी जो है एक तरीके से बिल्कुल अंधे होके करते हैं। अंधे होके भक्ति करने का मतलब है कि खुद टीचर पे ही सब कुछ डाल देना कि तू जाने तेरा काम जाने, खुद कुछ नहीं करना चाहते। कोई नोट्स लिए उठाए और बस रट्टा मारने लगे, फिर कहते हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा। स्ट्रेटेजियां देखते फिरते हैं। क्या देखते फिरते हैं? स्ट्रेटेजी। अब आप खुद बताओ, मैंने करंट की पहली क्लास में ही बताया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? मुख्यमंत्री मंदिर। मंदिर शांति का केंद्र। तो मेरे फर्स्ट पेपर में 49 होने के बाद भी डर सतावे, तो क्या कोई व्यक्ति मान लो केवल सेलेक्ट हो गया, जैसे मैं सेलेक्ट हो गया, मैं सर्वे सर्वा थोड़ी हो गया यार। दूसरे स्टूडेंट भी रिप्लेस कर सकते थे। अगर उनको मौका मिले वापस एग्जाम ले, तो क्या पता कोई दूसरा निकल जाए। जितने सेलेक्ट हुए हैं आधे दूसरे भी आ सकते हैं। 1-2 नंबर 5 नंबर का मार्जिन रहता है। अब 10 जनों की हम स्ट्रेटेजियां देखते फिरते हैं। अब मेरे को कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट की स्ट्रेटेजियां बनाओ। और क्या बनाओ स्ट्रेटेजी? 5 जनों की स्ट्रेटेजी देखेंगे,
टॉपिक से हट रहा हूं, लेकिन फायदे के लिए हट रहा हूं, मेरे को लेना देना नहीं है। कोई अनसब्सक्राइब करके चले जाओ तो चले जाना, किसी को अगर लग रहा है ना कि इस तरीके का है। तो स्ट्रेटेजी, 5 आदमियों की स्ट्रेटेजियां देखेंगे। पांचों आदमी अलग दिमाग के हैं, पांचों कैसे रहेंगे अलग, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ रह कहेगा। ढंग से सही लाइन पे बच्चा चल रहा था, उसको जो है एक तरीके से पटरी से उतार दिया। उतरोगे कन्फर्म है, एक व्यक्ति की नहीं देखोगे, 2 4 5 की देखोगे इधर उधर से, तो उतरने ही हो। क्योंकि ईश्वर, यही तो जो है सुंदरता है कि ईश्वर ने सबको अलग बनाया है। अलग बनाया है तो ये दुनिया मतलब अच्छा लगता है हमको। मतलब कोई कहीं कंपटीशन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, या इस तरीके से, नहीं तो नीरस हो जाता जीवन। सब एक जैसे हो जाते, एक जैसी लाइफ चलती, नीरस हो जाता। तो खुद थोड़ी सी माइंड में जो है सोचा करो, खुद मेहनत करना सीखो भाई। मैंने तो जीवन में कभी किसी भी की भी यूट्यूब पे आज तक स्ट्रेटेजी कभी देखी ही नहीं। बस ये थंबनेल अभी ऐसे दिख जाता है, स्ट्रेटेजी, रणनीति रणनीति। अरे कौन सी रणनीति, रण में तो खुद को उतरना है, वहां पे कोई दूसरे के तीर कमानों पे थोड़ी जाओगे उतर करके कि भाई ये लो चला दिया तीर कमान। खुद की स्ट्रेटेजी खुद बनाई जाती है, खुद की कमजोरियों को, वीकनेस को और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए। कोई टीचर नहीं बता सकता स्ट्रेटेजी, कोई बताते हैं तो एक ही टीचर की देखना जिसपे बिल्कुल वो हो जाए। मेरे को तो है नहीं इस तरीके का। बस इन बातों का ध्यान रखो, खुद मेहनत करो, मतलब निखरो, चमको, खुद ही चमक सकते हैं। इस परंपरा से निकल जाओ, इससे किसी की भी मत करो, मेरे लिए तो कुछ लिखा ही मत करो नीचे इस तरीके से। और वैसे तो छोड़ो यार। आगे देखो, पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा। कौन सी यात्रा? फ्रांस यात्रा। हमने कहा कि भाई मोदी जी ने जो है एआई समिट में भाग लिया। किसमें भाग लिया यार? कितना टाइम हो गया, ज्यादा ही हो रहा है क्या? एआई समिट में किस में भाग लिया? एआई समिट में। अब क्या किया देखो, मार्सिले जगह है ना, वहां पे भारतीय वाणिज्य का दूतावास खोला। अब जगह याद कर लेना आप, इसमें क्या समझाऊं मैं। एक पिनाका रॉकेट लॉन्चर, मैंने नवंबर की क्लास देखना, अच्छे से समझा रखा क्या होता है। तो उस सिस्टम देने की जो है क्या की है, पेशकश की है। किसने की? मोदी जी ने। पिनाका देख लेना एक बार, है ना, नवंबर की क्लास में, या देखा हुआ है तो आपको आता होगा। पीएम आशा योजना। कौन सी योजना? आशा, पीएम आशा योजना। अब पीएम जो आशा योजना है, इसकी क्या कर रही है, इसको बढ़ा दी है, इसकी डेट मतलब ईयर को। है क्या पीएम आशा योजना? नाम पढ़ो देखो, पीएम यानी प्रधानमंत्री, ए का मतलब अन्नदाता, ए का मतलब अन्नदाता, दूसरे वाले ए का मतलब आई, एस का संरक्षण, एस एच का, ए का अभियान। यानी जो भी मतलब जो न्यूनतम समर्थित मूल्य होता है कि भाई हर फसल पे जितनी जो भी फसलें इसमें हैं, भाई मान लो गेहूं है, तो गेहूं का मान लो सरकार ने डिसाइड कर रखा है कि 3,000 से नीचे तो नहीं बेचना है। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई ऐसे मत कर लेना जो 3,000 रुपए है ना। तो अगर उससे कम रेट किसान को मिलती है तो उसको कौन खरीदेगा उस फसल को? कुछ फसलें हैं चयनित फसलें, उसको कौन खरीदेगी? सरकार खरीदेगी। न्यूनतम समर्थित मूल्य कि इतना मूल्य तो होना ही चाहिए, है ना। तो इसलिए इसको योजना को कब तक बढ़ा दिया? ये इससे संबंधित ही है कि किसानों को जो है न्यूनतम समर्थित मूल्य की गारंटी वगैरह इस तरीके के, है ना। कथनों में देगा तो पकड़ लेना, इस तरीके से थोड़ा पता रहना चाहिए कि यार कोई फसल किसान को उसका क्या मिले, एक तरीके से किसानों के फायदे के, एक नहीं है फायदे के। जब भी तो बोला अन्नदाता, अन्नदाता मतलब किसान उसकी आय को संरक्षित रखेगी। कैसे रखेगी? न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से रखेगी। इसको बोलते हैं पीएम आशा योजना। क्या बोलते हैं? पीएम आशा योजना, है ना। आगे देखो, वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव। कौन से गांव? एम गांव। अब 3 जो भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के विद्यार्थी है, दिल्ली के स्टूडेंट है, सागर, देखो पहले उधर क्या पढ़ा था अपन ने? महक पढ़ा था, शुभम पढ़ा था, वुशु में जीतने वाले, और 2 नए नाम वाले, नीलम और निकेता।
इंटरलिंकिंग कैसे किया, महक और शुभम दोनों सुगंध से संबंधित दो नए नाम वाले, नीलम और निकिता, इन्होंने क्या जीते हैं, स्वर्ण। तो टोटल कितने स्वर्ण जीत के लाए वुशु में, 4। अब यहां याद कर लो, सागर, अभिनव और अनुष्का सिंह, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है ना। दुबई में देखो आयोजित हुआ है विश्व सरकार का शिखर सम्मेलन, पूछ लेगा विश्व सरकारों का जो शिखर मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ, तो दुबई में हुआ। कहां पे हुआ, दुबई में आयोजित हुआ, जिसमें इन्होंने जो है मतलब कि ये पुरस्कार जीता है। कौन सा, वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार। क्या नाम है, वैश्विक उत्कृष्ट एम गांव पुरस्कार। अब ये पुरस्कार क्या होता है वो अगले मतलब उसमें मैं जो है बताऊंगा, अभी क्लास अपलोड भी करनी है। देखो टाइम हो गया 6:52। कर्नल सीके नायडू, कौन है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब सीके नायडू कौन थे, पहली बार सीके नायडू आते ही पता रख लेना, ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिकेट से। ये भारतीय टेस्ट कप्तान थे पहले जो है भारतीय। सीके नायडू कौन है, सीके नायडू टेस्ट के कप्तान है। किसके कप्तान है, टेस्ट के कप्तान थे। इनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है, इनके नाम पे क्या दिया जाता है, पुरस्कार। क्या नाम हो जाएगा, सीके नायडू पुरस्कार। किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर को। किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, तेंदुलकर जो भी है ना। ऐसे ही एक पुरस्कार है पोली उमरीगर, इस तरीके से है, पोल उमरीगर, इस तरीके से पोल उमरीगर, इस तरीके का नाम है ना। ये पुरस्कार किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को। बॉलर है ना जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह को जो है। ये पोल उमरीगर भी कौन थे, ये मतलब फर्स्ट श्रेणी क्रिकेट खेला करते थे बॉम्बे के लिए, है ना, मुंबई के लिए ये क्रिकेट खेला करते थे। आप तो नाम याद कर लो, सीके नायडू पहले कप्तान, अपने क्रिकेट के भगवान किसको बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर को। तो पोली ये सीके नायडू वाला किसको मिल गया, सचिन तेंदुलकर। पोली उमरीगर वाला किसको मिला, जसप्रीत बुमराह को। किसको मिला, जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी अंडर-19 महिला विश्व कप, है ना, अब क्रिकेट से संबंधित है आईसीसी। और आपको सबको कोई क्रिकेट देखता है तो पता होगा अंडर-19 जो है मतलब 19 साल से नीचे वाले, उसमें भारत की बादशाह आता है हर जगह लगभग। चाहे ऐसे भी भारत की तो बादशाह आता है, लेकिन अंडर-19 में तो और ज्यादा है। जैसे ये विराट कोहली, ये सब अंडर-19 में कैप्टन रहे हुए, है ना। तो और भारत हमेशा जो है लगभग जीतता ही है ना। तो अंडर-19 का जो महिलाओं का, अब पुरुषों का में तो है ही, महिलाओं में भी भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार मतलब वापस जो है वर्ल्ड कप जीता है। और कौन, गोगांडी त्रिशा नाम है, ये प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई है, गोगांडी त्रिशा। क्या नाम है, गोगांडी त्रिशा जो है इन प्लेयर ऑफ द सीरीज। ई व्हीकल जानते हो, प्रमोशन। ई व्हीकल जैसे ओला, ये इनको प्रमोट करना है गवर्नमेंट को। देखो रिन्यूएबल एनर्जी पे सब पे इतना लक्ष्य है, तो 200 करोड़ का सरकार ने जो है बजट दिया। कितने करोड़ का, 200 करोड़ का। अरे यार पीएम ई ड्राइव पढ़ा कि नहीं पढ़ा, 10,900 करोड़ का है पीएम ई ड्राइव। कितने का, 10,900 करोड़ का। तो ऐसे ई व्हीकल को राजस्थान में प्रमोट करने के लिए कितने करोड़ का बजट दिया, 200 करोड़ का। कितने करोड़ का, 200 करोड़ का। 1 सितंबर 2024 से क्रय किए गए वाहनों पे, यानी 1 सितंबर के बाद, पहले वाले को नहीं, 1 सितंबर 2024 के बाद के जो होंगे ना, उनको सब्सिडी वगैरह देंगे यार। क्या देंगे, सब्सिडी वगैरह दी जाएगी। तो ये हो गया ई व्हीकल को प्रमोट करने का एक फंड। ई व्हीकल को प्रमोट करने का क्या है, एक फंड। क्या ये चीजें समझ में आ गई, बस ये 2-4 मिनट का ही मेरे पूरा आइडिया था, लेकिन वो बीच में जो है इस तरीके का हो गया है, ये पता नहीं कौन सी बात से जो है ये चल गया ये। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्लास को जो है आप अच्छे से जो है रिवाइज करना। और अब ये देखते हैं अगली क्लास जो है करंट अफेयर्स की, अगली क्लास 21 को आएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे जो है और मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि कब क्लास अपलोड होगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, जो भी क्लास आएगी नेक्स्ट वो फरवरी महीने की अंतिम क्लास होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।